गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनीष करदम MRI पे स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम डेट नियर आ गई है और स्टूडेंट्स को बहुत समस्या है कि भाई इतनी जल्दी हम तैयारी कैसे करें और कौन कौन से टॉपिक हैं उसको सेलेक्ट करें एग्ज़ाम के लिए। तो स्टूडेंट्स इसी के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री बाय मनीष करदम MRI, इस पे जो BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो प्रिपेयर किया गया है। तो स्टूडेंट्स आप सभी इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, ये आपके लिए परीक्षा में बहुत हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहली यूनिट है कठोर एवं मृदु अम्ल तथा क्षार। कठोर एवं मृदु अम्ल तथा क्षार, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। तो इसमें जो ये यूनिट हमको इस बुक के अंदर पूरी प्रिपेयर करनी है क्योंकि ये सबसे सिंपल यूनिट है इस चैप्टर की। तो सबसे सिंपल यूनिट होने के कारण जो इसका क्वेश्चन है ये हमको पूरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ये जैसे कि HSAB सिद्धांत को पियर्सन ने कैसे स्पष्ट किया, इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो इसमें पूरी HSAB सिद्धांत की थ्योरी देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है हमारा HSAB सिद्धांत की सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो फिर हम HSAB के सिद्धांत की सीमाओं का पूर्णतः इसमें वर्णन करेंगे सेकंड क्वेश्चन में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कारण सहित समझाइए। तो इसमें आता है कि HGO HCl में विलय है परंतु HGS में अविलय है। तो हमें इसका आंसर देना होगा। ओके। और फिर हम बात करें AgI2 स्थाई है परंतु AgF2 माइनस अस्थाई है। ओके। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे पैलेडियम तथा प्लेटिनम जैसे उत्प्रेरक CO तथा फास्फीन से विषाक्त हो जाते हैं, तो इसका रीज़न है वो हमें इसमें देना होगा। अब बात करें जैसे कि नेक्स्ट D क्वेश्चन की निम्न अभिक्रिया पूर्ण क्यों होती है। तो इस अभिक्रिया का हमको HSAB थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका पूरा वर्णन करना पड़ेगा। तो मैं मोस्टली जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं HSAB की अवधारणाओं पर आधारित है। तो जैसे आपने अगर कक्षा में पढ़ा होगा, रेगुलर क्लास ली होगी, तो उसमें HSAB के सिद्धांत की जो अवधारणाएं हैं उनको पूर्णतः स्पष्ट किया गया है। 6-7 अवधारणाएं हैं, तो उन अवधारणाओं के आधार पर ही इन क्वेश्चनों का हल हो रहा है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अम्ल व क्षार की कठोरता व मृदुता विद्युत ऋणता से किस प्रकार से संबंधित है। ये भी इसकी अवधारणाओं पर आधारित है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, समझाइए CH2F2 क्यों CH4 व CF4 देता है। तो हमको इन दोनों का रीज़न है, तो ये CH2F2 क्यों CH4 व CF4 देता है, ये भी अवधारणाओं पर आधारित है। CO+2 एक सीमांत अम्ल है जबकि COCSN 3- एक मृदु अम्ल है, क्यों। तो इसका रीज़न हमें देना है HSAB की कोई 4 सिद्धांत या सीमाएँ। फिर इसके पश्चात आता है कि संकुल यौगिकों के स्थायित्व अम्ल क्षार की कठोरता व मृदुता से किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। तो क्योंकि हम बात करें हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस्ड थ्योरी, संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करती है क्योंकि कठोर अम्ल कठोर क्षार मिलकर एक कठोर यौगिक का निर्माण करती है, और उसी प्रकार से कठोर बात करें मृदु अम्ल मृदु क्षार से मिलकर एक मृदु मीन्स एक सॉफ्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी आती है HSAB के अकॉर्डिंग की पिट्जर सिद्धांत। जो इनका बात करें जो थ्योरी जो बेस्ड थी एसिड बेस्ड थ्योरी, तो उसको कुछ प्रूव करने के लिए 3 सिद्धांत किए गए थे, पाइबंद सिद्धांत, पिट्जर सिद्धांत। तो ये इस प्रकार से जो 3 सिद्धांत हैं वो उनमें से एक सिद्धांत है पिट्जर का सिद्धांत। तो पिट्जर का सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और पूछा जाता रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है HSAB सिद्धांत के कोई 3 अनुप्रयोग लिखें। तो HSAB सिद्धांत के कोई भी 3 अनुप्रयोग हम HSAB की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। फिर आता है सहजीवन पर एक नोट लिखिए। तो सहजीवन पर एक बात करें, सहजीवन पे जैसे हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ रहता है, तो इस प्रकार से ये जो थ्योरी है सहजीवन की हमको देखने को मिलती है। तो ये सहजीवन के ऊपर एक शॉर्ट नोट कभी कभार पूछ लेता है, तो वो हमको प्रिपेयर करना है, और वो भी काफ़ी पूछा गया है सहजीवन पे नोट्स जैसे हर बार रेगुलरली। तो ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस यूनिट में से।
फिर इसके बाद आता है बंधक समायवता का स्थायित्व समझाइए। तो बंधक समायवता भी सहजीवन से रिलेटेड ही टॉपिक है, तो इसे प्रिपेयर कीजिए। फिर इसके बाद आता है HSAB का आयनी और सहसंयोजक बंधन सिद्धांत क्या है। तो आयनी और सहसंयोजक बंधन सिद्धांत और एक पिट्जर सिद्धांत, तो इस प्रकार से इसके 3 सिद्धांत हैं। तो वो 3 सिद्धांत हमको HSAB थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ने हैं। तो 3 सिद्धांत में से कोई भी एक सिद्धांत या दोनों सिद्धांत या तीनों सिद्धांत एक साथ पूछ सकता है वो। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जैसे कि कठोर और मृदु अम्लों से क्या तात्पर्य है। तो कठोर और मृदु अम्लों का हमको इसमें डिवाइडेशन करना है। और फिर इसका बी पार्ट बात करें कि लिथियम आयोडाइड का जल अपघटन शीघ्रता से होता है जबकि लिथियम फ्लोराइड का नहीं। देखिए लिथियम और आयोडीन, तो आयोडीन इसमें बात करें इनका जो मोस्टली लिथियम आयोडाइड का शीघ्रता से जल अपघटन इसलिए हो जाता है क्योंकि जो कंपाउंड है ये स्टेबल नहीं है लिथियम आयोडाइड, और लिथियम फ्लोराइड का क्या है, लिथियम फ्लोराइड कंपाउंड स्टेबल है। तो जैसे लिथियम में बात करें ये एक कठोर, लिथियम एक कठोर अम्ल है, ठीक है, और आयोडीन एक कठोर क्या है, कठोर क्षार नहीं है। जबकि बात करें लिथियम फ्लोराइड में, तो लिथियम तो एक क्या है, कठोर अम्ल है, लेकिन और फ्लोराइड भी क्या है, एक कठोर क्षार है। तो इस कारण एक स्टेबल प्रोडक्ट का निर्माण कर देते हैं और ये इनका जल अपघटन शीघ्रता से नहीं होता है, जबकि लिथियम आयोडाइड का स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होने के कारण जल अपघटन हो जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि कठोर अम्ल व सीमा रेखी क्षारकों को छाटिए। तो ये आपको डीपली इनकी स्टडी करनी पड़ेगी, कौन से अम्ल कठोर हैं कौन से क्षार हैं, इसके आधार पर आप इनको वितरित कर सकते हैं। और फिर बात करें नेक्स्ट प्रश्न 8 की समझाइए क्यों। तो प्लेटिनम उत्प्रेरक CO द्वारा दूषित हो जाता है, तो ये भी हमें HSAB थ्योरी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। और फिर लिथियम आयोडाइड प्लस सीजियम फ्लोराइड इक्वल टू द लिथियम फ्लोराइड प्लस सीजियम आयोडाइड अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी या ऊष्माक्षेपी होगी। तो ये जो सिद्धांत है ये भी आप HSAB थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको समझा पाएंगे इसके अनुप्रयोग के आधार पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि कारण सहित समझाइए। कारण सहित समझाइए में पहला क्वेश्चन है कि अब निम्नलिखित अभिक्रिया आगे की ओर होगी या नहीं। तो इस थ्योरी को हमको बताना है कि CH3F प्लस CH3 एरो और CF4 प्लस CH4, तो ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल है या नहीं, ये भी हमको HSAB के सिद्धांत समझाना है। फिर K2CO2 CN4 सल्फाइड आयन के क्रिया के प्रति K2 कैडमियम टेट्रासाइनो की तुलना में अधिक स्थायी है। तो इन दोनों आयनों का हमको कंपैरिजन करना है और बताना है दोनों में से कौन सा आयन है वो अधिक स्थायी है। ओके, और हमारा नेक्स्ट जो है जैसे HSAB सिद्धांत की 4 सीमाएं, तो HSAB के सिद्धांत की सीमाएं कई बार पूछी गई है तो उनको हमको बताना है। और फिर ये देखिए एक यूनिट तो हमको पूरी कंप्लीट करनी है, एक यूनिट पूरी कंप्लीट करने के बाद और भी कई टॉपिक्स में से यूनिट में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं, तो वो क्वेश्चन भी ताकि हम अटैम्प्ट कर सकें, क्योंकि हमको अराउंड 2.5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को भी हमको लेके चलना है साथ, तो हम उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो जैसे कि सेकंड यूनिट में संक्रमण धातु संकुलों व धातु लिगैंड बंधन एवं चुंबकीय गुण, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संकुल यौगिकों की क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या होती है और क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये हमें इसमें दिखाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें से हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर होना चाहिए। और यूनिट 3 में से संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा, इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आर्गल ऊर्जा आरेख क्या है। आर्गल ऊर्जा आरेख व इसके आधार पर विवेचन करते हुए D1 व D9 विन्यासों के अष्टफलकीय एवं चतुष्फलकीय क्षेत्र के आर्गल ऊर्जा आरेख बनाइए व इनका सविस्तार व्याख्या कीजिए। तो इसमें ये चीज़ हमको देनी है। और फिर बात करें संकुलों के ऊष्मा स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। संकुलों के ऊष्मा स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक जो भी हैं हमें उनको स्पष्ट करना है, ठीक है। और फिर बात करते हैं सेकेंड पार्ट इसका कि संकुल यौगिकों की गतिकीय एवं ऊष्मागतिक स्थायित्व की व्याख्या कीजिए। ये भी हमको प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर आता है लॉपार्ट वर्ण का नियम, कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो के हर साल आता रहता है। तो लॉपार्ट वर्ण नियम का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। LMCT व MLCT संक्रमण क्या होते हैं इन्हें समझाइए। ये क्वेश्चन भी इसमें इम्पोर्टेंट बनता है। DD संक्रमण के लिए वर्ण नियम, चक्रण वर्ण नियम, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे। और फिर जो 5th यूनिट में से जैव अकार्बनिक रसायन व बात करें
जैव अकार्बनिक रसायन व कार्बनिक बहुलक। इसके अंदर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं, जैसे फास्फाजीन्स से आप क्या समझते हैं, वे इनको बनाने की विधियाँ, प्रमुख गुण एवं संरचना का वर्णन कीजिए। और फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस कहलाती है। फिर नेक्स्ट है जैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में संबंध बताइए, जैविक तंत्र में पोटेशियम का महत्व बताइए, क्लोरोफिल की संरचना व क्लोरोफिल A व B में अंतर बताइए। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन्स क्या होते हैं, सिलिकॉन्स ये और वे कितने प्रकार के होते हैं। PnCl2 का होल थ्राइस की संरचना समझाइए व इसके निम्न गुणों पर विवेचना कीजिए। जैसे अब इनके निम्न गुण जैसे कि जल अपघटन, फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस प्रकार से ये सब चीज़ें हमको इसमें बताना है। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट हमारी बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री BSc थर्ड ईयर के लिए, इतने क्वेश्चन में भी जहाँ तक है पॉसिबल इनमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन ईज़िली मिल जाएंगे और आप इजीली जो पूरे जो उसके टॉपिक को आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम, कीप इट स्टडी एंड बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मनीष केमिस्ट्री बाय मनीष करदम MRI पे। ओके, थैंक यू।